अस्सलाम वालेकुम। क्लास हमारा आज का टॉपिक है कंपैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि सॉइल जो है वो यूज़ कहाँ पे होती है। सॉइल एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ होती है। सॉइल इज essential construction material for most construction projects, retaining wall, embankment, highway, airport, dam, dikes। ठीक है, ये वो सारे यूजेस हैं, ये सब वो सारी साइट्स हैं जहाँ पे सॉइल जो है वो एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होती है। ठीक है, इसके अलावा एज ए फाउंडेशन मटेरियल भी यूज होती है, जो कि हम इनिशियल डिस्कस कर चुके हैं। तो सॉइल यूज करने का एडवांटेज क्या होता है? एक तो ये इजीली अवेलेबल है। ठीक है, नॉर्मली हर जगह पे ही अवेलेबल होती है। ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग भी है। ठीक है, ये नहीं है कि टाइम गुजरने के साथ साथ डिके वगैरह और इस तरह की चीज़ें होंगी और इसकी प्रॉपर्टीज लूज हो जाएंगी। इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो ड्यूरेबल भी होती हैं। और थर्ड एडवांटेज जो है वो ये है कि ये लो कॉस्ट मटेरियल है, इकोनॉमिकल है। ठीक है, बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के मुकाबले में अगर कंपेयर किया जाए तो सॉइल जो है वो इकोनॉमिकल मटेरियल है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, नॉर्मली जो इन सिचु स्टेट में सॉइल होती हैं, जो फील्ड कंडीशन की सॉइल होती हैं, वो वीक होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं और हाई परमेबिलिटी होती है उनकी। ठीक है, वीक मतलब उनकी बेरिंग कैपेसिटी, शेयर स्ट्रेंथ वगैरह कम होती हैं। हाई कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि जब उन पे लोड अप्लाई किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस होने के चांसेस होते हैं उनमें। और हाई परमिबिलिटी का मतलब है कि उनके वाइड स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, वाइड स्पेसेस ज़्यादा होंगी तो जाहिर बात है उसकी परमिबिलिटी भी हायर होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी की सारी जो वीक सॉइल का वीक होना, हाईली कंप्रेसिबल होना, हाई परमिबिलिटी होना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ एक चीज़ की वजह से होती हैं, और वो ये है कि सॉइल में वाइड स्पेसेस ज़्यादा होती हैं। ठीक है, वाइड स्पेसेस जितनी ज़्यादा होंगी सॉइल उतनी ही वीक भी होगी, उतनी ही उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा होगी और उतनी ही उसकी परमिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो इन इश्यूज की वजह से सॉइल जो है वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियल कंडीशन में नहीं होती। ठीक है, लेकिन जैसे कि हमने इनिशियली इसके एडवांटेज देखे कि ये इजीली अवेलेबल भी है, ड्यूरेबल भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, लो कॉस्ट भी है, इकोनॉमिकल भी है, तो इस वजह से हमें इसको प्रेफर करना पड़ता है। ठीक है, इसके एडवांटेज जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और जो इसमें इश्यूज हैं ये इश्यूज इस किस्म के हैं कि इनको रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और या आप इस तरह कह लें कि सॉइल की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव किया जा सकता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम क्या, अगर सॉइल में ये सारे इश्यूज मौजूद हैं कि वो वीक भी है, हाईली कंप्रेसिबल भी है और हाईली परमिएबल भी है, तो हम क्या करते हैं कि सॉइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने की उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन। ठीक है, सॉइल स्टेबलाइजेशन दो किस्म की हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है और मैकेनिकल भी हो सकती है। केमिकल में ये है कि आप उसमें कोई केमिकल एडमिक्सचर ऐड करते हैं। केमिकल एडमिक्सचर ऐड करेंगे, उससे क्या होगा कि सॉइल में कोई बाइंडिंग वगैरह या किसी भी पोजोलानिक रिएक्शन कुछ भी ऐसा होगा और सॉइल जो है उसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाएंगी। दूसरा मेथड ये है कि आप उस पर मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं। ठीक है, किसी मैकेनिकल मेथड के थ्रू आप सॉइल को आप सॉइल की प्रॉपर्टीज इंप्रूव करते हैं। उस प्रोसेस को, मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू सॉइल की प्रॉपर्टीज इंप्रूव करने के प्रोसेस को हम कहते हैं कंपैक्शन। ठीक है, तो in most civil engineering projects, whenever soils are imported, excavated or and reapplied, they are compacted। ठीक है, तो नॉर्मली सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में जब भी सॉइल को आप कहीं और से लाके डिपॉजिट करेंगे, एक्सकवेट करेंगे या रीअप्लाई करेंगे, इन सारे केसेस में आपको सॉइल को कॉम्पैक्ट करना पड़ता है ताकि उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो एनहांस हो सके। ओके, इसके बाद कंपैक्शन आ जाती है हमारे पास। कंपैक्शन क्या है? ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक इन विच सॉइल इज डेंसिफाइड थ्रू एक्सटर्नल कंपैक्टिव एफर्ट। ठीक है, और कंपैक्शन को मेजर कैसे किया जाता है? ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल की फॉर्म में या गामा डी की फॉर्म में। अच्छा, इस फिगर में आप देखें। ठीक है, ये जो फिगर आपको नजर आ रही है, सॉइल की इनिशियल कंडीशन ये थी। ठीक है, आप इसमें देख रहे होंगे कि वाइड स्पेसेस काफी ज्यादा हैं, सॉइल के अंदर गैप्स काफी ज्यादा हैं। इन गैप्स की वजह से क्या होगा, सॉइल की परमिबिलिटी भी ज्यादा होगी, उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी ज्यादा होगी और वो वीक भी होगी, उसकी बेरिंग कैपेसिटी कम होगी।
ठीक है, वो कम लोड कैरी कर सकती है। हम क्या करते हैं, हम मैकेनिकल एफर्ट लगाते हैं, उस पर कंपैक्टिव एफर्ट लगाते हैं और साथ में वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, ये सब जब करेंगे तो क्या होगा कि सॉइल जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी। कॉम्पैक्ट होने का मतलब है कि उसमें वाइट स्पेसेस कम हो जाएंगे। जो वाइट स्पेसेस कम हो जाएंगी, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी, उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी कम हो जाएगी और उसके अलावा उसकी परमिबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो वाटर का पर्पस है, इसका ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि जब हमने इस पे कंपैक्टिव एफर्ट लगाई या मैकेनिकल एनर्जी लगाई, तो उससे क्या हुआ कि पार्टिकल्स रीअरेंज होना शुरू हो गए। पार्टिकल्स रीअरेंज होंगे तो जाहिर बात है उनकी साइड्स जब एक दूसरे के साथ मूव करेंगी तो उसमें फ्रिक्शन भी होगी। ठीक है, फ्रिक्शन जितनी ज़्यादा होगी पार्टिकल्स को रीअरेंज होने में उतना ही ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। तो वाटर ऐड करने का पर्पज ये होता है कि वाटर की वजह से इन पार्टिकल की सरफेस जो है वो लुब्रिकेट हो जाती है। सरफेस लुब्रिकेट हो जाएगी तो उसकी जो, हाँ, फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, फ्रिक्शन अगर रिड्यूस होगी तो पार्टिकल्स जो है वो इजीली रीअरेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये माइंड में रखना है कि कंपैक्शन जो है, इसमें हम कंपैक्टिव एफर्ट लगाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं और साथ में वाटर ऐड करते हैं, जिससे सॉइल जो है उसके दरमियान एयर वाइड्स जो है, ठीक है, ये चीज़ ज़रा माइंड में रखने वाली है कि कंपैक्शन से एयर वाइड्स रिड्यूस होते हैं, वाटर वाइड्स रिड्यूस नहीं होते। ठीक है, तो सॉइल जो है वो अगर उसमें वाइट स्पेसेस ज़्यादा हैं, उस पर आप कंपैक्टिव एफर्ट लगाते हैं, उसमें वाटर ऐड करते हैं ताकि उसके पार्टिकल्स की लुब्रिकेशन हो जाए और वो इजीली मूव कर सकें, और अल्टीमेटली हमारे पास एक डेंस मैस मिल जाता है हमें। ठीक है, एक ऐसा मटेरियल मिल जाता है जिसके वाइट स्पेसेस कम है। ओके, ठीक है, तो ये भी वही चीज़ है, सॉइल डेंसिफिकेशन बाय अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी टू रिड्यूस एयर वाइड्स, इसी को हम कंपैक्शन कहते हैं। रिड्यूसेस एयर कंटेंट, ठीक है, एयर कंटेंट रिड्यूस होता है, वाटर कंटेंट जो है वो रिड्यूस नहीं होता। जैसे इस फिगर में आप देखो, हमने ये कहा था कि सॉइल जो है वो थ्री फेज रिलेशनशिप वगैरह हमने पढ़े थे। ठीक है, सॉइल थ्री फेजेस में होती है, सॉलिड फेज होता है, वाटर होता है और एयर होती है उसमें। ठीक है, तो सॉलिड जो है वो तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन है सॉइल की इनिशियल, सॉलिड भी है इसमें, वाटर भी है और एयर भी है, दोनों तीनों के वॉल्यूम डिफरेंट है। उसके बाद आपने क्या किया कि उस पर आपने कंपैक्टिव एफर्ट लगाई, सॉइल को कंपैक्ट किया, तो क्या होगा कि सॉइल का ओवरऑल वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप देखो तो इनिशियली जो लूज सॉइल थी और जो कंपैक्टेड सॉइल थी, उन दोनों में सॉलिड का वॉल्यूम भी सेम है, वाटर का वॉल्यूम भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ एयर का वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है। तो ये बात आपने याद रखनी है अच्छी तरह कि कंपैक्शन जो है उसके जरिए हम एयर वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं, एयर वाइड्स को रिड्यूस करते हैं, वाटर कंटेंट्स या वाटर वाइड्स रिड्यूस नहीं होते। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं कंपैक्शन के, जाहिर बात है सॉइल में जो इश्यूज थे, ठीक है, सॉइल में जो इश्यूज कि सॉइल वीक है, हाईली कंप्रेसिबल है, हाईली परमिएबल है, उनको ओवरकम करने के लिए हमने कंपैक्शन किए थे। तो सॉइल के जो एडवांटेज हों, सॉरी, कंपैक्शन के जो बेनिफिट्स होंगे या जो एडवांटेज होंगे वो सारे वही होंगे जिनको हमने ओवरकम करना चाहते। सॉइल वीक थी, ठीक, हमने कंपैक्शन की तो सॉइल की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी, उसकी स्लोप स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। सॉइल हाईली कंप्रेसिबल थी, जब हमने उसकी कंपैक्शन की तो उसमें वॉल्यूम चेंजेस जो हैं वो रिड्यूस होगी, सेटलमेंट भी कम होगी, सॉइल पोटेंशियल भी रिड्यूस हो गया। इसी तरह हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, मीन उसकी परमेबिलिटी पहले ज़्यादा थी, हाईली परमिएबल थी, अब क्या होगा, उसकी परमिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली जिन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, जिन इश्यूज को ओवरकम करने के लिए हमने सॉइल की कंपैक्शन स्टार्ट की थी, सॉइल कंपैक्शन के एडवांटेज भी वही होंगे कि हमने उन इश्यूज को ओवरकम कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ कंपैक्शन। ठीक है, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिग्री ऑफ कंपैक्शन को अफेक्ट करते हैं। उसमें नंबर वन है हमारे पास सॉइल टाइप, ठीक है, ग्रेडेशन, कंपोजिशन, मिनरल एक्सेट्रा। तो पहला फैक्टर पहला फैक्टर जिस पर डिग्री ऑफ कंपैक्शन डिपेंड करेगी
वो है सॉइल टाइप, सेकंड है कंपैक्शन एफर्ट और थर्ड है मॉइस्चर कंटेंट। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। एक चीज मैंने आपको बता दी थी कि मॉइस्चर ऐड करने का पर्पस ये है कि, या वाटर ऐड करने का पर्पस ये है कि उसने पार्टिकल्स को लुब्रिकेट करना है ताकि पार्टिकल्स जो हैं वो इजीली मूव कर सकें। ठीक है, तो जैसे जैसे हम वाटर ऐड करते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट ऐड करते जाएंगे, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है, जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट ऐड करते जाएंगे, जाहिर बात है वो लुब्रिकेशन प्रोसेस ज़्यादा होता जाएगा, पार्टिकल्स को रीअरेंज होने में भी आसान, इजीली रीअरेंज होते जाएंगे। जो पार्टिकल्स रीअरेंज होते जाएंगे तो क्या होगा कि सॉइल की डेंसिटी जो है, या मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो है, सॉरी ड्राई डेंसिटी जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो इनिशियली जब मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल जीरो था तो सॉइल की डेंसिटी जो है वो यहाँ पे थी। उसके बाद जब मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हुआ तो सॉइल की डेंसिटी जो है वो भी इंक्रीज होगी। फिर मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज किया, सॉइल की डेंसिटी यहाँ पे आ गई और इस तरह चलता गया। ठीक, एक टाइम आएगा कि सॉइल की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद अगर फर्दर आप मॉइस्चर इंक्रीज करेंगे, उसके बाद अगर फर्दर मॉइस्चर इंक्रीज करेंगे तो सॉइल की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज नहीं होगी बल्कि रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। सॉइल की डेंसिटी जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? तो अभी आप ये देखें, हमने स्टार्ट में यहाँ पे देखा मॉइस्चर ऐड करते गए सॉइल की डेंसिटी इंक्रीज होती गई। एक मैक्सिमम पॉइंट आया, उसके बाद मॉइस्चर आपने ऐड किया तो सॉइल की डेंसिटी जो है वो रिड्यूस होगी। वो जो पीक डेंसिटी आई थी हमारे पास, जो मैक्सिमम डेंसिटी आई थी, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। और जिस मॉइस्चर कंटेंट पे हमें वो डेंसिटी अचीव हुई है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट या ओएमसी। ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अब क्या होता है कि ये जो कंपैक्शन कर्व है, ठीक है, ये इस कर्व को हम कंपैक्शन कर्व का नाम देते हैं। ठीक, कंपैक्शन कर्व के दो पार्ट्स बन जाते हैं, एक ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम आ जाता है, एक वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम। इसको हम आसानी के लिए कह देते हैं कि मैक्सिमम डेंसिटी के जो लेफ्ट साइड पे जो रीजन है वो ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम है और जो राइट साइड पे जो रीजन है वो वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम है। अब क्या हो रहा है, ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पे वाटर एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट, it becomes easy for particles to rearrange and reorient। तो ड्राई साइड पे क्या हो रहा है कि वाटर जो है वो एज ए लुब्रिकेंट एक्ट कर रहा है। तो एज ए लुब्रिकेंट जब एक्ट करेगा तो पार्टिकल्स जो है वो इजीली रीअरेंज हो सकते हैं, तो हमारे पास डेंसिटी जो है वो इम्प्रूव होती जाती है। वेट साइड पे क्या होता है कि सॉइल में जितने भी एयर वाइड्स थे वो सारे के सारे फिल हो गए हैं। वेट साइड पे क्या होगा, सॉइल में जितने वाटर वाइड सॉरी एयर वाइड्स थे वो सारे वाटर से फिल हो गए। उसके बाद अगर आप फर्दर वाटर ऐड करेंगे तो वो एक्सेस वाटर हो जाएगा, और एक्सेस वाटर क्या करेगा कि सॉइल के पार्टिकल्स को रिप्लेस करना शुरू हो जाएगा। अब सॉइल की डेंसिटी जो है वो नॉर्मली अगर ग्राम पर सीसी में बात करें तो 1.7, 1.6, 1.8 तक होती है, और वाटर की डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर सीसी तक है। अगर आप हैवियर मटेरियल जो है, जो कि सॉइल है, उसको रिप्लेस करेंगे एक लाइटर मटेरियल से, वाटर से, ठीक है, तो क्या होगा, ओवरऑल जो है डेंसिटी है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो यही होता है कि वाटर जब सॉइल पार्टिकल्स को रिप्लेस करेगा तो ड्राई डेंसिटी जो है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए उस रिप्लेसमेंट की वजह से, ठीक है, वाटर जो पार्टिकल्स को रिप्लेस कर रहा होगा उसकी वजह से हमारे पास जो है कंपैक्शन कर्व का जो वेट साइड है वहाँ पे डेंसिटी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कौन सा है, वो मॉइस्चर कंटेंट जिसपे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव होती है। और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बेसिकली वो मॉइस्चर कंटेंट होता है जिससे सॉइल के सारे वाइड्स जो है वो फिल हो जाते हैं। ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट या ओएमसी जो है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल एट विच मैक्सिमम डेंसिटी कैन बी अचीव्ड फॉर अ गिवन कंपैक्टिव एफर्ट। ठीक है, जो भी आपने कंपैक्टिव एफर्ट लगाई है उसके लिए जहाँ पे हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव हो जाए उस मॉइस्चर कंटेंट को हम कहते हैं कि ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है। उसके बाद इफेक्टिव सॉइल टाइप है।
तो नॉर्मली जो फाइन ग्रेन सॉइल्स होती हैं, कोहेसिव सॉइल्स होती हैं, उनका ओएमसी ज़्यादा होता है, ठीक है, उनके लिए आपको ज़्यादा ओएमसी रिक्वायर्ड होता है एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। ये एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है, जो कि सॉइल के प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है, डेंसिटी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, मॉइस्चर कंटेंट वगैरह। तो इसको ज़रा देख लेना। आपने सिर्फ माइंड में इतना रखते हैं, सॉइल जैसे जैसे फाइन होती जाएगी, जैसे जैसे पार्टिकल साइज छोटा होता जाएगा, उसके रिक्वायर्ड ऑप्टिमम ओएमसी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती जाएगी। अब इसकी क्या वजह है? एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा, ठीक है, पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उसका सरफेस एरिया भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उसका सरफेस एरिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर पार्टिकल साइज छोटा है, ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो हमें उसको वेट करने के लिए, उसको लुब्रिकेट करने के लिए ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड होगा। जो कोर्स ग्रेन सॉइल्स हैं, ठीक है, उनका पार्टिकल साइज थोड़ा लार्जर होता है। जो फाइन ग्रेन सॉइल्स हैं उनका पार्टिकल साइज थोड़ा कम होता है। तो होता यह है कि कोर्स ग्रेन साइज का पार्टिकल साइज कम है तो उनका सरफेस एरिया जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा होता है। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसके लिए जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर्ड है वो भी ज़्यादा होगा। इसीलिए फाइन ग्रेन सॉइल्स का जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, जो कोर्स ग्रेन सॉइल्स हैं उनका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। तो यही चीज़ है यहाँ तक। उसके बाद कंपैक्शन एनर्जी है। सिंपल सी बात है कि जितनी ज़्यादा आप एनर्जी अप्लाई करेंगे, ठीक है, कंपैक्टिव एफर्ट जितनी ज़्यादा अप्लाई करेंगे, सॉइल की जो कंपैक्शन है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। कंपैक्शन ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि उसकी ड्राई डेंसिटी या गैमा डी इंक्रीज हो जाएगा। और ओएमसी डिक्रीज होने का मतलब ये है कि जब आप एनर्जी ज़्यादा लगाएंगे तो पार्टिकल्स, एफर्ट ज़्यादा है तो पार्टिकल्स रीअरेंज भी जल्दी हो सकते हैं, तो ओएमसी जो है वो भी हमें कम रिक्वायर्ड होगा। जैसे कि ये इस चार्ट में आपको नज़र आ रहा होगा, दो डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है। एक केस में आपने क्या किया कि आपने एनर्जी ज़्यादा अप्लाई की है और सेकंड केस में आपने एनर्जी कम अप्लाई की है। तो जिस केस में एनर्जी ज़्यादा अप्लाई की है उसमें डेंसिटी ज़्यादा अचीव हुई है और ओएमसी कम है। तो जैसे जैसे कंपैक्टिव एफर्ट बढ़ती जाएगी ओएमसी रिड्यूस होता जाएगा और गैमा डी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे कंपैक्शन डिपेंड करती है। ये एक और चार्ट है जो कि बेसिकली ये चीज़ शो कर रहा है कि अगर आप 20 ब्लोज पर लेयर लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें डेंसिटी ये है ड्राई डेंसिटी, और ओएमसी है वो इस लेवल पे आ रहा है। अगर आप सॉरी, ठीक है, कुछ ये सिनेरियो बन रहा है। फिर आपने क्या किया कि आपने 25 ब्लोज लगा दी। 25 ब्लोज लगाएंगे तो ओएमसी रिड्यूस हो जाएगा और ड्राई डेंसिटी जो वो इंक्रीज हो जाएगी, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। 30 ब्लोज लगाई, डेंसिटी और इंक्रीज होगी और एमसी मजीद रिड्यूस हो गया। और इसी तरह जैसे जैसे आप कंपैक्शन एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, गैमा डी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा और ओएमसी जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ओके। उसके बाद है लेबोरेटरी कंपैक्शन मेथड्स। सॉइल कंपैक्शन के जो लेबोरेटरी में हम मेथड्स यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अल्टीमेट गोल जो है इसका ये होता है कि हमने कंपैक्शन कर्व अचीव करना है ताकि हमें पता चल जाए कि सॉइल का ओएमसी कितना है, ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना है और ड्राई डेंसिटी कितनी है, सॉरी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कितनी है, ठीक। नॉर्मली जो टेस्ट प्रोसीजर यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं स्टेंटर प्रोक्टर टेस्ट और ASTM D698 और AASTO D99, ये दो इसके स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। इस टेस्ट में क्या होता है, हमारे पास एक मोल्ड होता है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये जो है ये एक मोल्ड है, ठीक है।
और एक हैमर है जिसकी ड्रॉप हाइट जो है 12 इंचज है, 5.5 पाउंड इसका वेट है। ये आपने याद रखना है कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट जो है इसमें 5.5 पाउंड का हैमर है, 12 इंचज की ड्रॉप हाइट है, 25 ब्लोज पर लेयर हम लगाते हैं, ठीक है। और 3 लेयर्स में हम सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एक लेयर ऐड करेंगे, उस पर 25 ब्लोज लगा देंगे, फिर एक लेयर ऐड करेंगे, उसमें 25 ब्लोज लगाएंगे, फिर एक लेयर ऐड करेंगे, उसमें 25 ब्लोज लगाएंगे। ये सारा करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका बल्क यूनिट वेट और फिर ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। जितना हमने मॉइस्चर ऐड किया था वो भी हमें पता है, वो जो ड्राई डेंसिटी आई है वो भी हमें पता है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस कर्व पे एक पॉइंट ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम एक थोड़ा वाटर और ऐड करेंगे, अगेन सेम प्रोसीजर, 3 लेयर्स में सॉइल कंपैक्ट करनी है, हर लेयर पे 25 ब्लोज लगानी है, ये प्रोसीजर रिपीट करेंगे। फिर हम ड्राई डेंसिटी फाइंड करेंगे, जो न्यू मॉइस्चर कंटेंट है जाहिर बात है वो ज़्यादा होगा पहले वाले से, मॉइस्चर कंटेंट भी है, ड्राई डेंसिटी भी है, सेकंड पॉइंट आ गया। इस तरह ये प्रोसीजर रिपीट करते रहेंगे, तब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक ड्राई डेंसिटी जो है वो रिड्यूस ना होनी शुरू हो जाए। तो जितने भी ट्रायल्स के बाद ये चीज़ आएगी हमारे पास, उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कर्व आ जाएगा। इस कर्व पे हम जो मैक्सिमम डेंसिटी होगी वो हमारी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होगी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी मॉइस्चर कंटेंट होगा वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होगा। तो इस तरह करके हम नॉर्मली ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली इसको थोड़ा डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया गया कि जो मोल्ड हम यूज करते हैं उसका वॉल्यूम जो है 1/30 फीट क्यूब होगा, जो 943.3 सेंटीमीटर क्यूब होगा। डायमीटर 4 इंचज होता है, वेट ऑफ हैमर 5.5 पाउंड है, ड्रॉप हाइट 12 इंचज है। सॉइल जो है वो 3 लेयर्स में कॉम्पैक्ट की जाती है और हर लेयर पे 25 ब्लोज लगाए जाते हैं। ये जो वैल्यूज हैं ये आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, अच्छी तरह याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ तक। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि मोल्ड की जो हाइट है वो नॉर्मली 4 इंचज ही होती है, जितना उसका वॉल्यूम है उतनी ही उसकी हाइट भी होती है। तो कंपैक्शन एनर्जी जो है, अगर आपने ये देखना है कि हमने कितनी एनर्जी अप्लाई की, तो E इज इक्वल टू वेट ऑफ हैमर मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ड्रॉप हाइट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ब्लोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लेयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मोल्ड। तो ड्रॉप हाइट जो है वो 2.45 kg है, ठीक है, 5.5 पाउंड है। तो और ड्रॉप हाइट जो है वो 0.3048 मीटर, और ये सारी वैल्यूज हमने पुट की और हमारे पास जो कंपैक्शन एनर्जी आई वो 592.7 किलो जाउल पर मीटर क्यूब हम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं। या आप इस तरह कह सकते हैं कि 12,375 फीट फीट पाउंड पर क्यूबिक फीट। तो स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट में अगर आपने कंपैक्शन एनर्जी फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला यही है, ठीक है। वैल्यूज ये हैं और ये वो कंपैक्शन एनर्जी है जो हम स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में अप्लाई करते हैं। उसके बाद जीरो ईयर वाइड कर्व है, अभी इस पे नहीं जाते हम, इस पे बाद में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड जो हमारे पास कंपैक्शन टेस्ट है, जो लेबोरेटरी कंपैक्शन टेस्ट है, उसको हम कहते हैं मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, ठीक है। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट जो है ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से। इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं कि जो हैमर का वेट है वो 10 पाउंड होता है, उसमें 5.5 पाउंड था। ड्रॉप हाइट 18 इंचज है और सॉइल जो है वो हम 5 लेयर्स में कंपैक्ट करते हैं। तो होता यह है कि नॉर्मली मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में जो कंपैक्शन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। जब कंपैक्शन एनर्जी ज़्यादा होगी तो जैसे आपको मैंने बताया था कि ड्राई डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है स्टैंडर्ड और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट का। स्टैंडर्ड में अगर आप देखें तो मोल्ड साइज दोनों में सेम है। ड्रॉप हाइट स्टैंडर्ड में क्या था,
12 इंचेस थी, इसमें 18 इंचेस है। हैमर का वेट स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में 5.5 पाउंड था, इसमें 10 पाउंड है। नंबर ऑफ लेयर्स स्टैंडर्ड में 3 थी और मॉडिफाइड में 5 है। नंबर ऑफ ब्लोज जो है वो दोनों केसेस में 25 थी, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यूज करने के बाद, ठीक है, ये वाला जो फार्मूला हमने कंपैक्शन एनर्जी का फार्मूला देखा था, इस फार्मूले को यूज करें तो जो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है उसकी एनर्जी 56,250 आती है, ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स हायर है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, ठीक है। तो कंपैक्शन एनर्जी इसमें ज़्यादा है, तो डेंसिटी भी हमें ज़्यादा अचीव होगी और अपनी मॉइस्चर कंटेंट भी कम होगा इसमें। उसके बाद है कि जीरो एयर वाइड कर्व क्या है। जीरो एयर वाइड कर्व बेसिकली रिप्रेजेंट्स द फुली सैचुरेटेड कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन है जिसपे सॉइल जो है उसमें एयर वाइड्स बिल्कुल जीरो हो गए हैं। तो नॉर्मली जीरो एयर वाइड कर्व अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सॉइल कभी भी फुली सैचुरेट नहीं होती। आप उसमें वाटर ऐड कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ वाटर उसमें एक्सपेल हो रहा होता है, ठीक है। तो जो की पॉइंट्स आपने इसमें याद रखने हैं, OMC इज टिपिकली स्लाइटली लेस देन द प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। नॉर्मली जो है OMC थोड़ा सा प्लास्टिक लिमिट से लेसर होता है। OMC की जो टिपिकल वैल्यूज हैं वो 10% से लेके 20% तक होती हैं, लेकिन जो फाइन ग्रेन सॉइल्स हैं, जो क्ले वगैरह होती हैं, उसमें OMC जो है वो काफ़ी हायर होता है, ठीक है। 5% से लेकर 40% तक हो सकता है। और गैमा डी मैक्स जो है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, उसकी वैल्यूज जो है वो 16 से लेके 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब तक हो सकती हैं। और जो मैक्सिमम रेंज है उसकी वो 13 से 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। तो ये कुछ टिपिकल वैल्यूज हैं जो आपने माइंड में रखनी है। लैब कंपैक्शन जो है, अगर सॉइल फाइन ग्रेन्ड है तो उस पर लेबॉरेटरी कंपैक्शन अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अगर फाइन की परसेंटेज जो है, clean sands are compacted mostly easily at very dry and dry wet water contents। clean sands को easily compact किया जा सकता है dry या very wet water contents पे। और अगर इंटरमीडिएट वाटर कंटेंट्स आप यूज कर रहे हैं तो उसमें कैपिलरी स्ट्रेसेस जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं और बल्किंग का फिनोमेना भी उसमें आ सकता है। ये कुछ चीजें जो आपने माइंड में रखनी है। और ओके क्लास, उसके बाद हमारे पास एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ठीक है। एग्जांपल है जिसमें आपने जो है कंपैक्शन कर्व ड्रा करना है। डाटा हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है, तो वॉल्यूम ऑफ मोल्ड जो है वो 1/30 फीट क्यूब है। वेट ऑफ वेट सॉइल हमें दिया हुआ है और वाटर कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। और हमने कंपैक्शन कर्व ड्रा करना है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि गैमा बी फाइंड करना है, बल्क यूनिट वेट या टोटल यूनिट वेट। वो किसके इक्वल होगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट को आप डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से तो आपके पास गैमा बी आ जाएगा। गैमा बी जब आ जाएगा आपके पास तो उसके बाद हमारे पास फार्मूला था ये वाला, सॉरी ये यूज नहीं करेंगे हम, ये, ठीक है। गैमा डी इज इक्वल टू गैमा बी ओवर 1 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू जो है हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट है, गैमा बी जो है वो बल्क यूनिट वेट है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो वाटर कंटेंट भी हमारे पास है, इन दोनों वैल्यूज को यूज करके हमने गैमा बी भी फाइंड कर लिया है। तो हर ट्रायल के लिए, ठीक है, आपको मैंने ये बताया था कि हम क्या करते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट पहले जो ऐड किया था, एक दफा उस पर टेस्ट लगाते हैं, गैमा डी फाइंड कर लिया, फिर टेस्ट लगाया, फिर गैमा डी फाइंड कर लिया, ये सारा करते जाते हैं। तो पहले 12% मॉइस्चर था, तो मोल्ड के अंदर जो वेट सॉइल थी उसका ये वेट आया, वॉल्यूम ये था, आपने गैमा बी भी फाइंड कर लिया, गैमा डी भी फाइंड कर लिया, फिर मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज किया, फिर ये प्रोसीजर रिपीट किया, ठीक है। और ये चीज हम करते गए। अगर आप ये देखो, आपसे मैंने ये कहा था कि ये हमने प्रोसीजर तब तक रिपीट करना है जब तक गैमा डी की वैल्यू रिड्यूस ना होना शुरू हो जाए। तो गैमा डी डेंसिटी है, जैसे जैसे वेट बढ़ता जा रहा है इसका मतलब है गैमा डी भी इंक्रीज होता जाएगा।
और जैसे जैसे वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, गामा डी जो है वो भी रिड्यूस होने लगेगा। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, पहले 3.88 था, फिर 4.09 हो गया, 4.23 हो गया, 4.28, और उसके बाद रिड्यूस होना शुरू हो गया 4.24 और 4.19। ठीक है, तो नॉर्मली जब वैल्यू रिड्यूस होना शुरू हो जाए उसके बाद हम 1 से 2 ट्रायल करते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, हर ट्रायल के लिए बेसिकली ये तीनों वैल्यूज जो हैं ये एक ट्रायल को शो कर रही हैं। तो हर ट्रायल के लिए हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट है, हमने गामा डी फाइंड कर लेना है। कैसे फाइंड करना है? पहले गामा बी फाइंड किया जाएगा और गामा बी को यूज करते हुए आप गामा डी फाइंड कर लेंगे। तो ये करने के बाद ये इनिशियल वैल्यूज दी गई हैं, यहाँ पे कर्व ड्रा करेंगे। हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट होगा और वर्टिकल पे हमारे पास ड्राई डेंसिटी होगी। तो पहले 12% था हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट, जितनी भी ड्राई डेंसिटी आई, ठीक है, वो हमारे पास ये पहला पॉइंट आ गया, सेकंड, थर्ड, और इस तरह ये हर ट्रायल की जो वैल्यूज आती गई। तो उसमें जो मैक्सिमम हमारे पास पीक पॉइंट होगा, उस पीक पॉइंट पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। और अगर वर्टिकल लाइन ड्रा करके देखेंगे तो हमारे पास ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा। तो इस तरह करके आप कंपैक्शन कर्व ड्रा भी कर सकते हैं, गामा डी भी फाइंड कर सकते हैं, और सॉरी गामा डी मैक्स भी फाइंड कर सकते हैं, और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट भी फाइंड किया जा सकता है। इसी तरह ये सेकंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगेन सेम चीज है, वॉल्यूम हमें गिवन है, वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल या वेट सॉइल भी गिवन है, मॉइस्चर कंटेंट भी गिवन है। सेम प्रोसीजर यूज करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये दोनों चीजें आप फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला भी लिखा हुआ है, गामा बी या बल्क यूनिट वेट जो है वो क्या होगा, वेट ओवर वॉल्यूम होगा। वेट ये है और वॉल्यूम ये है हमारे पास। और गामा डी क्या होगा, टोटल गामा ओवर 1+W। ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट जो हमने इनिशियली फार्मूला आपको बताया था वही यूज करेंगे आप, तो ड्राई यूनिट वेट आपके पास आते जाएंगे। और यहाँ से आगे आप जब कंपैक्शन कर्व ड्रा करेंगे तो ये फिगर बन जाएगी आपके पास। इसमें जो पीक पॉइंट होगा वो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को शो कर रहा है। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे और वर्टिकल लाइन ड्रा करके देखेंगे तो आपके पास वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू दे रहा होगा। तो इस तरह करके आप जो है वो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।